हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रमनवीर। आज हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के आप अंदर तक हिल जाएंगे। करीब करीब इस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज हैं, बट कुछ हर एक कंट्री अपना लैंड थोड़ा सा बढ़ाना चाहती है, बट देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड इन दिस वर्ल्ड विच इज अनक्लेम्ड। मेजरली ये लैंड करीब करीब 99% ऑफ अनक्लेम्ड लैंड एंटार्क्टिका में है, जिसको हम मैरी बर्ग लैंड बोलते हैं। बट जो 1% लैंड है वो एक ऐसे कॉन्टिनेंट में है जो काफी पॉपुलेटेड है, और वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में एक जगह है बीर टवील, जो कि पड़ती है इजिप्ट और सुडानीज के बीच में। ठीक है, इसकी क्या कहानी है, ये अनक्लेम्ड लैंड कैसे बना, सो लेट्स क्लियर इट आउट। Now, Bir Tawil is an unclaimed land, and this is a land between Egypt and Sudan. The area of this unclaimed land is around the area of Luxembourg. Many people try to claim their own claim on this land, but nobody brought the resolution. The first claim was made by the Virginians, जिन्होंने उस land का नाम रखा Kingdom of North Sudan. Next, the land was claimed by the Russian guys and they hosted their flag over there और उन्होंने उसका नाम रखा Kingdom of Middle Earth. Then एक इंडियन ने भी उस लैंड पर अपना क्लेम जमाया और उसने भी अपना फ्लैग वहाँ पे हॉइस्ट किया और उसका नाम रखा उन्होंने किंगडम ऑफ दीक्षित। बट किसी भी लैंड को क्लेम करने के लिए या किसी भी लैंड को पोजेस करने के लिए यू नीड सम थिंग्स। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पॉपुलेटेड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट शुड बी गुड, फूडिंग इशू शुड नॉट परसिस्ट, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बट उस लैंड पर अभी तक ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ है। सो स्टिल देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि अभी भी वो लैंड जो है अनक्लेम्ड है एंड इट हैज बिकम द सैंडविच बिटवीन द इजिप्ट एंड सुडान। इसको समझने के लिए हमें 200 से 300 साल पहले जाना पड़ेगा। अब इजिप्ट में ऑटोमन एम्पायर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, वो काफ़ी जगह एक्वायर कर रहा था इजिप्ट के बाहर। अब जब वो इजिप्ट के बाहर गया तो सुडानीज सबसे पहले उनके नेबर थे, तो उनको वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते थे और उनका लैंड एक्वायर करते थे और काफ़ी उनको दबाया जाता था। अब सुडानीज को जब ये पता चल रहा था कि इजिप्शियन हम पे रूल करने आ रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी रिवोल्ट करा। अब जब रिवोल्ट करा तो इजिप्शियन ने बहुत अच्छे से उनको दबाया। प्रॉब्लम सुडानीज की तब पड़ी जब स्विस कैनाल बन गया। स्विस कैनाल बनने से ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस इंडिया पे या फिर और अदर कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। अब ब्रिटिशर्स को स्विस कैनाल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट लग रहा था, बिकॉज स्विस कैनाल काफ़ी हद तक काफ़ी ट्रेड रूट्स में काफ़ी उनका प्रॉफिट कर देता था। इट्स जस्ट बिकॉज कि स्विस कैनाल की वजह से उन्होंने इजिप्ट को काफ़ी सपोर्ट करा कि इजिप्ट हम मिल के सुडानीज को अच्छे से दबा सकते हैं और उन पर रूल कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम तक ब्रिटिशर्स ने और इजिप्शियन ने काफ़ी हद तक ऑटोमन एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे रिवोल्ट बढ़े, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, तो कॉलोनिज्म का अंत आने लग गया था। उस दौरान उन्होंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक अ मैप एंड लेट्स डिसाइड कि किसकी क्या टेरिटरी है। अब उस समय प्रॉब्लम ये थी कि कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई भी मैप्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, सिर्फ एक लाइन खींच के लिख दिया 22nd पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। उस पर लाइन खींच के ये बोल दिया कि ऊपर वाला हिस्सा इजिप्ट का है और नीचे वाला हिस्सा सुडानीज का है। अब प्रॉब्लम तब यहाँ पे हुई कि जो बीर तवील वाला हिस्सा है वो इजिप्शियन इन्फ्लुएंस के अंडर थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और जो बाकी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं उसको हम हलाइब ट्राइंगल बोलते हैं, जहाँ पे सुडानीज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने 3 साल बाद वो मैप रिवाइज करा और एक विगली लाइन वहाँ पे बना दी। अब दोनों ही कंट्री उस हलाइब ट्राइंगल को काफ़ी परस्यू कर रही थी, बिकॉज उसका जो एरिया था वो 10 गुना ज़्यादा था बीर टवील से। अब बीर टवील को कोई भी नहीं चाहता था और दोनों ही कहते थे कि हम हलाइब ट्राइंगल पे काम करेंगे, और दोनों ही सरकारें वहाँ पे अच्छे से काम कर रही थी। प्रॉब्लम तब हुई जब रेड सी में ऑयल रिजर्व फाइंड आउट हुए। ऑयल रिजर्व फाइंड आउट होने के बाद सुडानीज ने अपना क्लेम वहाँ पे थोड़ा सा और जताना शुरू करा। उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑयल रिजर्व हैं, तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैनेडियन कंपनीज को देना शुरू करा। अब जब कैनेडियन कंपनीज अपने इक्विपमेंट्स और सब कुछ तैयारी कर रही थी, तो इजिप्शियन को ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी कि नहीं यार, ये तो हमारा एरिया था। तो ये लैंड डिस्प्यूट बन गया। तो
तो सूडानीज ने उनके प्रेसिडेंट इजिप्शियन प्रेसिडेंट को इथोपिया पे मारने की कोशिश करी थी। उसकी वजह से इजिप्ट ने बहुत बुरी तरह रिटेलिएट करा और सूडानीज ने अपने सारे ऑफिशियल्स नीचे की तरफ ले आए। अब हुआ क्या, वो कंट्रोल इजिप्ट के पास है अभी, बट सूडानीज अपना उस पर दावा ठोकते हैं। अब कोई भी बीर टवील पे अगर कब्जा करता है तो उसको हलाई ट्रायंगल छोड़ना पड़ेगा, और अगर इजिप्ट बीर टवील पे कब्जा करता है तो उसे हलाई ट्रायंगल छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ही एक पैराडॉक्स सिचुएशन में फंसे हुए हैं। दोनों ही हलाई ट्रायंगल्स को ज्यादा मानते हैं क्योंकि उसमें सी एरिया आ जाता है, उसमें 10 गुना ज्यादा एरिया है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे इजिप्ट और सूडानीज की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी थी? इंग्लैंड की। और वो क्यों? इंग्लैंड और ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम थी बिकॉज उनके जो थॉट प्रोसेस था वो क्लियर नहीं था। एक्चुअली में उनको नहीं पता था कि व्हाट दे वांट, और इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रगल खड़ी कर दी बिटवीन द टू कंट्रीज बिकॉज दे देमसेल्व्स वर नॉट क्लियर अबाउट इट। सो दे created a dispute between the two countries of a land, right, which is productive, no doubt about it, which is productive, but there is also a land which can be made productive so that it can be a part of some countries. But because we are not clear about anything and there is no clarity of thoughts and they don't want to see the things beyond, that is why the dispute is still undergoing. It is still not resolved. The struggle is still going on between the two countries. So the clarity of thought should be very more important. वो पहले भी बहुत important था, आज वो बहुत important है। So think about that. अगर आपकी clarity of thoughts नहीं है तो आप किसी भी दो देशों के बीच में आसानी से लड़ाई करवा सकते हो, because unclear mind brings chaos. So on this note, if you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.